नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ कुमार और आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। आज बात करते हैं एक ऐसे योद्धा की जिनका राज तिलक आज होली के दिन ही हुआ था। उन्होंने मातृभूमि की आन और अपने स्वाभिमान के लिए क्या कुछ नहीं किया। आइए देखते हैं महाराणा प्रताप की कहानी हमारे सहयोगी यश नायक की जुबानी। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान में महाराणा उदय सिंह और माता रानी जयवंताबाई की कोख से हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 में हुआ था। महाराणा प्रताप का बचपन चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल और मातृभूमि की मर्यादा हेतु प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से ना कि सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया। महाराणा प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को देखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर बिठाया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय सभी राजाओं ने अकबर के सामने नतमस्तक होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप की 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच था। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सके। मैं जिस मिट्टी पे खड़ा हूं वो है खून की मिट्टी। जी हाँ, खून की मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, जिसे कहा जाता है हल्दी घाटी। इस मिट्टी से तिलक करो तुम, ये धरती है बलिदान की। तो बिल्कुल ये जो मैं खड़ा हूं, ये मिट्टी जो है वो खून से लथपथ है। वीरों की धरती, बलिदान की धरती, जहां पे महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ था। यहां से शुरू होता है महाराणा प्रताप का जो युद्ध था। हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी क्या है, किस जगह पे आया हुआ है, हल्दी घाटी का नाम क्यों रखा हुआ है, ये हम बताएंगे इस कार्यक्रम में। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमा दिया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास में प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। महाराणा प्रताप के हरावल सेना के सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान खुद कर रहे थे। भीलू राणा, जिनको राणा पुंजा के नाम से भी जाना जाता है, नेतृत्व में भील आदिवासी गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते समय मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। देखते ही देखते मुगल सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के टापों और हाथियों की चिंगाड़ों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब हम आ पहुंचे हैं रक्त तलाई। रक्त तलाई वो जगह है जहां पर महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ था। यहाँ पे कहा जाता है कि इस युद्ध में जो उनका घोड़ा था चेतक, वो भी घायल हो गया था। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर तक मुगलों की सेना अंदर घुस चुकी थी। तब महाराणा प्रताप की योजना ने उनको और उनकी सेना ने पूरा 1 किलोमीटर के बाहर उनकी सेना को, मुगलों की सेना को खदेड़ा था। तब जाके यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो है महाराणा प्रताप की जो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, उस जगह पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे मंदिर है। जिस दिन युद्ध होने वाला था
उस टाइम पे महाराणा प्रताप यहाँ पे आए थे, पूरी सेना के साथ आए थे। और ये जो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो शिवलिंग है वो दिखाए। कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है वो खुद महाराणा प्रताप जी ने स्थापित की थी युद्ध के समय, और यहाँ से पूजा अर्चना करते हुए युद्ध की तरफ यानी कि हल्दी घाटी की तरफ आगे बढ़े थे। युद्ध का घटनाक्रम उस समय बदल गया जब महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह होद्दे में दुबक गया। चेतक इतना अधिक ताकतवर था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के अपने हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण कर लिया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक 22 फीट के बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात चेतक घोड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। जब युद्ध हो रहा था तो आप सभी को शायद मालूम होगा कि महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जो युद्ध के समय घायल हो गया था, जिसका नाम था चेतक। जी हाँ, चेतक को जो घोड़ा था उसका टांग, एक जो पैर था वो इस युद्ध में कट गया था। कटे हुए पैर के बावजूद वो 6 किलोमीटर तकरीबन वो भागा था, और कहा जाता है कि एक नदी थी जो उसने पार की थी और 3 पैरों पर वो नदी उसने पार की थी। राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक पहले मुड़ जाता था। मेरे पीछे ये जो नाला है वो तकरीबन बहुत 22 फीट का होगा शायद। जो जब युद्ध हुआ तब चेतक जो घोड़ा था, मेरे पीछे जो झाड़ी वाला जो रास्ता है वो अभी तो बहुत जंगल जैसा पीछे लग रहा है, क्योंकि वो जो रास्ता है वो वहीं से युद्ध के समय आया था। और ये जो नाली है वो 3 पैर पे, यानी जब हमला हुआ, जब युद्ध हुआ था तब चेतक का एक पैर कट चुका था। वो कटे पैर पे तकरीबन 6 किलोमीटर तक दौड़ा और ये नाला उसने कूदा और महाराणा प्रताप की जान बचाई। अब जब वो आगे गया, जब चेतक घोड़ा आगे गया, तब उसने उसकी चेतक की अंतिम श्वास ली। अब हम वहां चलते हैं जहां पर चेतक की समाधि है। मैं आ पहुंचा हूं जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, उसकी समाधि पे। इस घोड़े के बारे में जानेंगे, यहाँ के जो स्थानिक है उनसे पूछेंगे कि चेतक घोड़ा किस तरह युद्ध में काम आया महाराणा प्रताप के, और चेतक घोड़े की क्या खासियत थी, किस तरह चेतक ने युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया। चेतक घोड़ा एक अवतारी घोड़ा था जिन्होंने हल्दी घाटी शाहीबाग के अंदर जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, और हाथी के जो अकबर बादशाह के हाथी के सूंड में तलवार थी। तलवार थे जैसे अवतारी घोड़े ने जैसे भी हाथी की छलांग, घोड़े पे ऊपर हाथी के ऊपर छलांग मारी थी तो उसको सूंड में से तलवार से पैर कट गया था। अच्छा। 3 टांग से जो घोड़ा वहाँ से युद्ध से भगा था हल्दी घाटी, या 21 फीट का 22 फीट का नाला है, उस नाले को पार करते हुए यहाँ के प्राण त्याग दिया। प्राण त्यागने के बाद में ये शिव मंदिर युद्ध के पहले का मंदिर बना हुआ था। उसमें आबादी क्षेत्र में बस्ती बसी हुई थी लोगों ने, तो उन्होंने सोचा भाई आज इस घोड़े के यहाँ पूजन अर्चना करने वाला कोई नहीं, खोड़े आमली के नाम से प्रसिद्ध यहाँ भी। फिर वहाँ से ला के इसको यहाँ दफनाया गया। ये शिव मंदिर पहले का बना हुआ है। इस मंदिर के साथ साथ इस चेतक की भी पूजा अर्चना होती है और शिव पूजा दोनों एक साथ में पूजा होती है सुबह। ये घोड़े की वैसे तो नॉर्मल घोड़ा अपने देखे तो बहुत सी खासियत होती है घोड़े में भी। चेतक घोड़े की क्या खासियत रही होगी, कितने फीट का होगा वो घोड़ा? सब उसमें क्या, मैं तो बचपना टाइप के अपना घोड़ा उसमें कहीं सुना हुआ होगा। मतलब उसमें उसकी हाइट तो कम से कम भी मतलब 15-16 फीट की हाइट पे ऊपर था, अवतारी पुरुष था। हाँ जी। और वो कोई भी यानी कि जो युद्ध हुआ क्या हाथी पे ऊपर उसने
तलवार मारी तलवार और- मारी, अटैक किया उस पर। अच्छा, दूसरी क्या खासियत थी इस घोड़े की? घोड़े की उसमें खासे सब जब भी चलते उस घोड़े की जो उसको टापू की आवाज़ आती थी। आज भी इस पे लोग बताते हैं कि उसको टापू की आवाज़ आती है घोड़े। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाठ बाट छोड़ और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा प्रताप ने चामुंड में अपनी राजधानी स्थापित की। हम जहाँ खड़े हैं वो हल्दी घाटी यहाँ से स्टार्ट होती है और मेरे सामने की तरफ बादशाही बाग है। यहाँ के जो स्थानिक हैं हम उनसे बात करेंगे कि ये बादशाही बाग कितने सालों से और इसकी कहानी क्या है। जी, ये जो सामने बादशाही बाग है उसकी क्या कहानी है? जी, जब युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का अकबर की सेना के साथ 18 जून 1576 को, तब ये जो देख रहे हो आप पूरा ये मैदान था। यहाँ से आगे पहाड़ चालू हो जाते हैं, तो अकबर की सेना का अंतिम ठहराव यहीं था। ये मैदान हुआ करता था। मैदान इन द सेंस था उस टाइम जंगल ही, पर ये समतल जगह थी, तो अकबर की सेना का पड़ाव यहीं हुआ था। इसीलिए इस जगह को बादशाही बाग कहा जाता है। यहाँ से युद्ध स्टार्ट होता है। इन पहाड़ जो आप चारों तरफ पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ से महाराणा प्रताप की सेना ने इनको यहाँ से खदेड़ा था। कितने किलोमीटर तक ये जो महाराणा प्रताप थी उनकी सेना ने खदेड़ा था और कितने सैनिक थे? लगभग 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में ये भीषण युद्ध हुआ था। इसमें अकबर की सेना बहुत थी, लाखों में सेना थी, और महाराणा प्रताप की सेना आप सैकड़ों में समझ लो। पर वो बालेमार पद्धति में युद्ध में काफ़ी निपुण थे इन पहाड़ों में लड़ने के लिए, तो उन्होंने यहाँ से उनको खदेड़ना चालू करा। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद खमनौर गांव आता है, उसके बीच में आता है रक्त तलाई। उस टाइम इतना भीषण युद्ध हुआ था, कहते हैं कि उस टाइम वहाँ पे खून की तलाई बन गई थी। अभी अपन देखेंगे तो वहाँ पे गार्डन बनाया हुआ है, पर उस टाइम वहाँ पे खून की तलाई बन गई थी। इतना खून बहा था कि खून की तलाई बन गई थी। वहाँ पे भीषण युद्ध हुआ था। फिर इन पहाड़ों महाराणा प्रताप का घोड़ा आगे बढ़ा था। चेतक था, चेतक के पैर में चोट आ गई थी। इस कारण ये जो चेतक का घोड़ा था, कहा जाता है कि रक्त तलाई में ही उसका पैर जो है वो कट गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा युद्ध वहाँ पे हुआ। रक्त की नदी जो कहा, खून की नदी जो बही थी, सबसे ज़्यादा वहीं बही थी। और वहाँ से चेतक का जो घोड़ा था, चेतक घोड़ा था, वो पूरा कवर करके उनको पार कराया था। जी बिल्कुल। हाथी के सूंड में जो तलवार थी, उतरते वक्त चेतक के पैर में वो लग गई थी। इस कारण वहाँ से वो जख्मी हो गया था। वो जख्मी रक्त तलाई में ही हो गया था। वहाँ से फिर उसी हालत में महाराणा प्रताप को लेकर वो चेतक का घोड़ा इन पहाड़ों कम से कम ये 6 से 7 किलोमीटर की रेंज रही होगी, और पहाड़ ऊपर नीचे रहते हैं। आपको जानते हैं कि कितने बड़े बड़े पहाड़ आप देख सकते हो। इन पहाड़ों के रास्ते वो आगे बढ़ा था। 3 किलोमीटर बाद एक दर्रा आता है। उस दर्रे को उसने पूरी छलांग लगाई थी। अभी भी वो दर्रा मौजूद है, आप आगे जाके देख सकते हैं उस दर्रे को। दर्रा मतलब मैं आपको समझा दूँ, एक नदी कहा जाता है। एक नदी को उसने पार किया था चेतक घोड़े ने 3 टांगों पर। सही है? जी बिल्कुल। दर्रा मतलब नदी हो गई, एक छोटी नदी अपन कह सकते हैं उसको। उस दर्रे को उसने 3 टांगों पर महाराणा प्रताप को ऊपर बिठा के छलांग लगा के पार कराया था। उसके आधा किलोमीटर बाद जहाँ पे चेतक समाधि आती है, वहाँ पे चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप को सकुशल पहुँचा के अंतिम सांस ली थी। तो मतलब बलिदान उस चेतक का भी काफ़ी है यहाँ पे, इस भूमि पे। अच्छा, ये युद्ध कितने दिनों तक, कितने महीनों तक चला? युद्ध अगर अपन देखें तो ऐसा तो पड़ाव उनका काफ़ी लंबा रहा था। जो पर भीषण युद्ध जो हुआ था वो 18 जून को हुआ था। जिस दिन ये पूरा वाकया हुआ था, महाराणा प्रताप युद्ध करते करते वहाँ पे गए थे। वहाँ से उन्होंने अपने घोड़े ने जहाँ अंतिम सांस ली थी, चेतक समाधि, वहाँ पे महाराणा प्रताप ने उसको दफनाया भी। आज भी वहाँ पे वो उसकी अपने स्मृति बनी हुई है, शिलालेख बना हुआ है। उसके बाद महाराणा प्रताप वहाँ से गोगुंदा चले गए थे। गोगुंदा में उनका राज तिलक हुआ था। फिर अकबर की सेना भी यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि एक तरह से देखें तो महाराणा प्रताप उस टाइम विजय हो चुके थे। कहते हैं कि युद्ध का कोई निर्णय नहीं था, पर प्रताप का शौर्य और उनकी गाथा से हमारे लिए ये युद्ध एक तरफा है और महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को जीता था। आज भी हम उन्हीं के गुणगान गाते हैं। ये पूरी हल्दी घाटी आज ये चीख चीख के बताती है कि महाराणा प्रताप के सैनिकों का जो बलिदान था। उस टाइम काफ़ी जातियों ने, जैसे राजपूत समुदाय के भी थे, हमारी मीणा जाति जो है आसपास की, उनका भी इसमें बहुमूल्य योगदान रहा है उस युद्ध में। महाराणा प्रताप ने सैनिक खुद तैयार किए थे यहाँ पे। जी, आसपास के जो हमारे गमेती लोग जो हैं, मीणा समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने उस टाइम काफ़ी मदद करी थी। बिल्लू राणा नाम से जो फेमस है,
उन्होंने भी यहाँ पे अपना सहयोग दिया था महाराणा प्रताप को। तो उन्होंने खुद की टीम बनाई थी इस हल्दी घाटी में। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि जो पर्यटक हैं उनको भी शायद नहीं मालूम है, ये जो मेरे पीछे लिखा हुआ है हल्दी घाटी, आई लव हल्दी घाटी। आगे एक रास्ता है जो पहाड़ी जैसा है, वहाँ पे मिट्टी जो है वो पीली है। और इस मिट्टी का क्या रहस्य है? जी बिल्कुल, आप हल्दी घाटी, इस नाम में ही पता चल रहा है कि हल्दी की घाटी। हल्दी घाटी इन द सेंस उसका कलर जो है उस मिट्टी का वो हल्दी के कलर का है। कहा जाता है कि खून के कारण उस मिट्टी का कलर हल्दी जैसा हो गया था। तो आज भी आप उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हो। आपने सुना होगा इस मिट्टी से तिलक करो तुम, मिट्टी है बलिदान की। वो इसी मिट्टी के लिए कहा जाता है कि बलिदान की मिट्टी है। लोग यहाँ से ले जाते हैं, हम काफ़ी लोगों को भेजते भी हैं यहाँ से मिट्टी। वो मंदिर में रखते हैं, तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं, और यह भी पूजनीय है ये मिट्टी। तो ये बलिदान की मिट्टी है, इसीलिए काफ़ी लोग, आप जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ से जाएंगे तो हर रक्ततलाई से, जैसे शाहीबाग गार्डन आए, ये 2 किलोमीटर का दायरा है। यहाँ से आप आगे जाएंगे, चेतक जो आप कह रहे हैं हल्दी वाली मिट्टी, वो आधा किलोमीटर बाद आएगा। वहाँ पे काफ़ी लोग वो तिलक लगा रहे हैं, कोई ले जा रहा है, कोई भर के ले जा रहा है, पूजा कर रहे हैं उसकी। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, प्रताप गुफा मिलेगी आपको, चेतक समाधि मिलेगी आपको, फिर यहाँ पे राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है वो मिलेगा। काफ़ी कुछ देखने लायक है और सीखने लायक है। मतलब आज के बच्चों के लिए प्रेरणा है, और काफ़ी स्कूल पिकनिक्स भी आते हैं यहाँ पे, तो बच्चों को दिखाते हैं। और वास्तविक ये है कि हम यहाँ से जो इस खूबसूरती को देखते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो अभिभूत हो जाते हैं कि हाँ, इतना बढ़िया, और उस टाइम में कितना रहा होगा यहाँ पे। आप अपन तो कल्पना कर सकते हैं सिर्फ, पर कल्पना से परे है वो। मैं एक अभी भी हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे पर्यटकों को ये बादशाही जो बाग है उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो ये बादशाही बाग क्यों नाम पड़ा, और उसके लिए फिर से एक आप बता दो। जी, हम खुद चाहते हैं कि ये जगह फेमस हो। आप इसके जस्ट सामने अगर देखेंगे तो हमारे काफ़ी दुकानें बनी हुई है, जैसे मेरा खुद भगवान जी इनके सामने ही है। तो हम खुद चाहते हैं डेवलप हो। ये पुरातत्व में आया हुआ है। मे भी अगर पर्यटन में होता तो काफ़ी डेवलप होता। ये पुरातत्व में आया हुआ है, सिर्फ एक गार्डन बना के इसको छोड़ रखा है। अगर पर्यटक जाना भी चाहें तो एक से दूसरी बार अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है अंदर। आप खुद अगर गार्डन में विजिट करके आए, आपको पता है कि सिर्फ पेड़ पौधे लग रहे हैं। तो क्या है कि लोग बाहर से आते हैं तो गार्डन तो उनके वहाँ पे भी होता है। हम खुद चाहते हैं कि डेवलप हो, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे, ऐसा रहे कि एटलीस्ट लोगों को समझ तो आए यहाँ पे हुआ क्या है। एक आखिरी सवाल, मेरे सामने एग्जैक्ट ये ध्वजा पहाड़ पे घूम रही है, वो ध्वजा और ये पहाड़ का क्या रहस्य है? जी देखिए, ऐसा वो स्पेसिफिक महाराणा प्रताप के टाइम से ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे स्थानीय लोगों ने वहाँ पे एक ध्वजा लगा रखी है, वो इंडिकेशन है। हमारा पहाड़ दूर से दिखता है। इवन इस पहाड़ को आप नाथद्वारा से देखोगे तो भी ये दिख जाएगा। यहाँ से आप 30 किलोमीटर दूर से देखोगे तो भी इस ध्वजा से हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा वाला पहाड़ है, हमारा हल्दी घाटी का पहाड़ है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ से, जो आपने जो पहले बताया कि चेतक घोड़ा यहाँ से पहाड़ियों से वो नदी पार की, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चेतक घोड़े ने यहाँ ये पहाड़ पार किया था। देखिए, धारणाएं हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता कि चेतक घोड़ा किस रास्ते से गया उस टाइम। पहाड़ों गया। अभी हम जहाँ खड़े हैं 18 जून 1576, मतलब बहुत पुरानी बात होगी, 500-600 साल पहले। तो उस टाइम क्या हुआ था कोई नहीं जानता, पर हाँ, गए ही नहीं जंगल से थे उस टाइम, ऐसा कुछ था नहीं। तो इन रास्ते भी पहाड़ों के हुआ करते थे उस टाइम। तो पगडंडी हुआ करती थी, गाड़ियाँ कहाँ थी, तो घोड़े यही चलते थे। पगडंडी के रास्ते पे गए हैं। अब किन पहाड़ों से गए थे एक्चुअल मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, हाँ, बट वो गए इन पहाड़ों के रास्ते ही हैं, और ना ही कोई इंडिकेशन है कि किस रास्ते से वो गए हैं। जी, कहते हैं कि जालामान हूबहू महाराणा प्रताप जैसे दिखते थे। जब युद्ध हो रहा था तो जालामान ने स्थितियों को भांप लिया था कि प्रताप अब थक गए हैं। तो उनको पता था कि प्रताप को जिंदा रहना यहाँ पे ज़रूरी है इस युद्ध में, अगर युद्ध को हमें आगे बढ़ाना है और हमें जीत चाहिए। तो जालामान ने खुद आगे बढ़कर महाराणा प्रताप से उनका कवच ले लिया, और उन्होंने उनका कवच धारण कर लिया। वो महाराणा प्रताप, जब मैंने आपको बताया था कि चेतक घोड़े के पैर पे जब लगी थी, तब उन्होंने वहाँ से महाराणा प्रताप को निकाल के उनका कवच धारण करके खुद युद्ध में प्रताप की जगह ले ली थी जालामान। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि महाराणा प्रताप के 2 घोड़े हुआ करते थे, सही है? जी, कहते हैं कि उस टाइम महाराणा प्रताप के 2 घोड़े हुआ करते थे। मैं बताऊं आपको एक वाकया है। जब उन घोड़ों दोनों का महाराणा प्रताप ने, जब उनका सिलेक्शन हो रहा था, अपन उस लैंग्वेज में उनका जब उनको पसंद किया था बराबर, तो जब ऐसा कहते हैं कि 2 घोड़े थे, एक सफ़ेद घोड़ा था, एक काला घोड़ा था। तो महाराणा प्रताप ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये धारणा है। हम मानते हैं ऐसा हुआ है। जब उन घोड़ों को महाराणा प्रताप को कहा गया कि इन दोनों में से, दोनों ही अच्छे घोड़े थे उस टाइम के, अगर किसी राजा के पास कोई घोड़ा आ रहा है तो नो डाउट वो बढ़िया ही होंगे। तब महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं इनमें से चुनूंगा। तो उन्होंने बोला होगा घुड़सवारों ने कि आप उनको कैसे चुनेंगे। तो प्रताप ने कहा कि उन्हीं के किसी सैनिक में से आप मुझ पर हमला करो।
तो प्रताप पे किसी ने हमला करा, तो चेतक घोड़ा उनको बचाने के लिए वहाँ से आगे बढ़ा और उनको बचाया उनको। तो उसी टाइम से चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का परमानेंट घोड़ा रह गया। चेतक और घटक, शायद दो, ब्लैक जो था उसका नाम घटक था उस घोड़े का, चेतक उसी दिन से महाराणा प्रताप का घोड़ा हो गया और उसने जीवन पर्यंत महाराणा प्रताप की रक्षा की, मरते दम तक। जब वो अंतिम सांस ले रहा था चेतक समाधि पे, कहते हैं कि दोनों की आंखों में आंसू थे। उस दृश्य के कुछ फोटोज भी हैं उस धारणा के, आपको चेतक समाधि मिल भी जाएंगे, दोनों की आंखों में आंसू दिखते हैं जब उसने अंतिम सांस ली थी चेतक घोड़े ने। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने मात्र 57 साल की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का संघर्ष था। इस परिणाम ये है कि जहां अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान और देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बूझकर भी उसने देश में ऐसा लोह भर दिया जिसके प्रधान किरणों ने भारत माता की गुलामी को जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। महाराणा प्रताप के बारे में हम विशेष जानकारी लेने के लिए हम राजसमंद जिले के बलीचा गांव में बने महाराणा प्रताप म्यूजियम पहुंचे और वहां के संस्थापक मोहन जी श्रीमाली जी ने हमारी न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ बातचीत में क्या कहा, आइए जानते हैं। हम अब आ पहुंचे हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम। जी हाँ, जो म्यूजियम है, जिन्होंने ये म्यूजियम की स्थापना की, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है न्यूज़ फॉर इंडिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब ये जो म्यूजियम बनाने की जो सोच थी महाराणा प्रताप के बारे में, वो कैसे बनी? एक तो हमारी ये जन्मस्थली है, हम पैदा भी यहीं हुए हैं और ये गांव हमको राजाओं ने दान में दिया हुआ है चेतक घोड़े की पूजा में। तो लगाव तो हमको बचपन से ही है, न हमारे पूर्वजों का भी रहा है कि वो चेतक घोड़े की जो पूजा अर्चना करते रहे, उसकी एवज में हमको पूरे गांव माफ़ी में दिया है। तो फिर यहाँ लोग जो उसमें जब हम छोटे थे तब यहाँ बहुत मुश्किल से 10 लोग भी हल्दी घाटी नहीं आते थे, क्योंकि न तो सड़कें थी न कोई साधन थे। फिर सड़कें बन गई, सब कुछ साधन हो गया, फिर भी यहाँ महाराणा प्रताप की जो हिस्ट्री है, जो उनका शौर्य और त्याग बलिदान है, उसको दिखाने के लिए तो ऐसा कोई स्थल था नहीं जो उनकी हिस्ट्री बताई जाए। खाली स्थल देख सकते हो कि एक घाटी है, दर्रा है, उससे तो कोई मैसेज जाता नहीं है। तो हमने सोचा कि भी इसके लिए एक म्यूज़ियम बनाया जाए जिसमें लोगों को महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग, तपस्या के बारे में जानकारी हो सके और देशभक्ति की प्रेरणा ले सके। अच्छा, ये जो म्यूजियम बनाया है आपने, आपको मतलब आपने किस तरह लोगों ने मदद की, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, केंद्र सरकार के द्वारा हो, या यहाँ की जो स्थानिक है, उन लोगों ने कैसे मदद की आपकी? नहीं, मदद के तौर पे तो किसी का सवाल ही नहीं है, न तो सरकारी मदद हमने ली न दी है। सब ओन खुद की ज़मीन, ये ज़मीन थी कुछ और कुछ खरीदी, और ये वैसे हमने ज़मीन हमारे बाप दादा ने बेची थी, हमने वापस इसको खरीदी। और यहाँ जंगल था, जहाँ म्यूज़ियम बना हुआ, यहाँ पूरा जंगल था। और फिर हमने वीआरएस नौकरी, सीनियर टीचर से वीआरएस लेकर के जो बचत पैसा था वो और कुछ प्रॉपर्टी बेच करके हमने इसका काम चालू किया। महाराणा प्रताप का जो इतिहास है वो आपको कैसे मालूम है, कि आपको ऐसी सोच कहाँ से आई कि महाराणा प्रताप ने ये हल्दी घाटी, जैसे कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, लेकिन ज़्यादातर जानकारी बहुत कम है लोगों के बारे में महाराणा प्रताप के, तो आपको कैसे मालूम पड़ा? मेरे हायर एजुकेशन जो हुई वो फ्रीडम फाइटर के पास हुई, जो बलवंत सिंह मेहता, ये देखिए आप इधर फ़ोटो भी ले सकते हैं आप, ये टोपी वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये फ्रीडम फाइटर थे और संविधान निर्माता सभा के मेंबर थे और पंचायती राज के फाउंडर थे। तो मेरी हायर एजुकेशन इनके अंडर में हुई, इनके पास रह के हुई। तो ये महाराणा प्रताप के फैन थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी महाराणा प्रताप को आदर्श मानते थे। तो मैं जब हल्दी घाटी से गया उनके पास तो पढ़ने के लिए, तो उन्होंने मेरे को बच्चे की तरह रखा और मेरे को महाराणा प्रताप की हिस्ट्री रोज़ सुनाते थे। और फिर उन्होंने बोला कि तेरे को हल्दी घाटी में जाके काम करना है। तो मैं कैसे करेंगे, नहीं तुमको टीचर बनना पड़ेगा। तो उनकी प्रेरणा से मैं बीएड की उदयपुर से उन्होंने कराई और बीएड करके फिर मेरी पोस्टिंग भी हल्दी घाटी में हुई। और फिर मिशन को लेके चले हम, तो सरकार के वगैरह
प्रयास किया, नेता लोगों के पास भी गए, तो मेरे लोगों को लगा कि भी किसी एक IAS अफसर थे सुभाष गर्ग, जो कलेक्टर है हमारे यहाँ, उन्होंने बोला कि देखो ये म्यूज़ियम जो है वो एक सरकार बनाना संभव नहीं होता है, वो आप निजी स्तर पे करोगे तो ज़्यादा बेटर है, और आप यहाँ के रहने वाले हो, आपके पास ज़मीन है, विज़न है, बैंक से लोन मिल जाएगा, तो इतनी बड़ी कल्पना नहीं की जितना आप अभी आज देख रहे हैं। ये तो 25 साल लगे हैं इसको बनने में, 25 साल से काम चल रहा है, आज का नहीं है। अच्छा, अभी भी पीछे काम चल रहा है शायद। हाँ। ये एंडलेस जॉब है, इसका एंड नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए तरीके आएंगे, नई नई हिस्ट्री जो बची हुई वो दिखाना पड़ेगा, तो एक लंबा मिशन है, तो आने वाली पीढ़ी पूरा करेगी। मेरे टाइम में वो पूरा नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, ये म्यूजियम कितने एकड़ में फैला हुआ होगा जो बनाया हुआ है पूरा? ये 4 एकड़ में है 4 एकड़ में। जी। अच्छा, और लास्ट सवाल ये है कि आपके बहुत सारे यहाँ पे फोटोज़ है, बड़े बड़े मिनिस्टर है, प्रतिभा पाटिल जी पूर्व राष्ट्रपति, तो सब आए थे, उनके पॉलिटिकली आपके कनेक्शन, और वो भी खुद यहाँ पे देखने आए होंगे, तो आप उन लोगों को कैसे देखते हैं? म्यूजियम को किस तरह से वो प्रेजेंटेशन करना है सरकार की तरफ से, तो आपने क्या कुछ सहायता सरकार से ली है? नहीं, कोई सरकारी सहायता नहीं दी, क्योंकि मेरे जो बॉस थे ना, जब शुरू जरूरत थी उसमें तो किसी ने दिया नहीं, जब सक्सेस हो गए उसके बाद तो गवर्नमेंट ने भी ऑफर दी है कि आप जो ऐसे मिनिस्टर जगमोहन जी रहे जो कश्मीर गवर्नर थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ मदद ले लीजिए, तो मेरे जो बॉस थे सुभाष गर्ग, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। अच्छा, आगे क्या क्या प्लानिंग रहेगा? जो यंगस्टर्स है जो पढ़ना चाहते हैं, इतिहास पढ़ना चाहते हैं, उनको आप कैसे मदद करेंगे? हमने एक लाइब्रेरी है 10,000 बुक्स की हमारे यहाँ, तो वो लोग कोई PhD करना चाहे, कोई रिसर्च करना चाहे, तो हमारे यहाँ निःशुल्क सुविधा है, वो कर सकते हैं। तो ये थी महाराणा प्रताप की गाथा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। ऐसे ही एक विशेष कार्यक्रम के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।